जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज मैं फिर रोज़ की तरह आप लोगों को साइंस का 20 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न को किस प्रकार से पूछ रहा है। हम ऑप्शन आप लोगों को नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत छोटा सा है, जिस वजह से जगह कम पड़ जाती है और ऑप्शन नहीं दे पाता हूँ। उसको मैं पूरा समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें ये दिक्कत हो रही है, तो उसे मैं बताने का फिर से प्रयास करूँगा। तो अब देखते हैं प्रश्न को। NH3 मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। अमोनिया का सूत्र लिखा हुआ है NH3। अब उसको हम यहाँ पे देखते हैं। NH3 को अमोनिया कहा जाता है। जब हम लोग इसका संरचना बनाएंगे अमोनिया का, तो वो इस प्रकार से बनता है। नाइट्रोजन इधर एक हाइड्रोजन जुड़ता है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ता है और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ता है। इतना होता है। और हमको चाहे किसी तत्व की संयोजकता जानना हो या फिर किसी मतलब यौगिक है, जैसे अमोनिया एक यौगिक है। अब हमको अमोनिया यौगिक है, इसमें नाइट्रोजन की संयोजकता जानना है। तो संयोजकता का एक ही परिभाषा होता है कि किसी परमाणु के बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। 7 जब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2,5 लिखेंगे। अब हम एक बात ये भी बताए थे आप लोगों को पिछले वीडियो में कि यदि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसको हम लोग 8 में से घटा देते हैं, और जो 8 में से घटाने पे जो संख्या प्राप्त होती है वही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो अब ये 5 है, 5 4 से ज़्यादा है तो हम इसको क्या करेंगे, 8 में से घटा देंगे। 8 - 5 बचा कितना, 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता क्या हो गई, 3। अब हम देखते हैं अमोनिया में संयोजकता होता ऐसे है कि कोई भी तत्व जो होता है वो चाहता है कि हम अस्थायित्व को प्राप्त करें। तो अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए वो अपने बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो वही सेम कंडीशन नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं। ये देखिए, ये नाइट्रोजन है, 5 इलेक्ट्रॉन हम इसका बना दे रहे हैं। एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे बना दे रहे हैं। अब ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, मतलब उसके साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा और अपना 8 बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना चाहेगा। तो अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन है, तो इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन का। अब ये क्या करता है, नाइट्रोजन ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ ये ऐसे साझा कर लेता है अपना एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन भी ऐसे साझा कर लेता है। तो हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो जाता है और नाइट्रोजन का भी 8 पूरा हो जाता है। तो अगर किसी कोई यौगिक दे रखा है, उसका आप लोग जब संरचना बनाएंगे तो अपने आप से जितने तत्वों के साथ वो साझा करेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं। अब इस बात को समझते हैं हम लोग कि सहसंयोजक बंध कितने प्रकार के होते हैं। पहली बात कि सहसंयोजक बंध होता क्या है। तो सहसंयोजक बंध ऐसा बंध होता है जो किसी 2 परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है, उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। बंध जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजक बंध, विद्युत संयोजी बंध
और उपसहसंयोजी बंध। तो विद्युत संयोजी और उपसहसंयोजी बंध के बारे में मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, अभी बस सहसंयोजी बंध की चर्चा कर लेते हैं। तो सहसंयोजी बंध ऐसा बंध होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनता है और उन इलेक्ट्रॉनों पे दोनों तत्वों का समान अधिकार होता है। जैसे अब देखिए, यही अमोनिया ही है, अमोनिया को ही हम ले लिए NH3। इसमें नाइट्रोजन है एक तत्व और एक तत्व हाइड्रोजन है। ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन हम बना रहे हैं, ये हो गए नाइट्रोजन के 5। अब हाइड्रोजन का एक एक हम बनाएंगे। ये जो क्रॉस वाला है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे, सहसंयोजी बंध तभी बनेगा जब ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की साझा करेंगे और उन इलेक्ट्रॉनों पे दोनों तत्वों का समान अधिकार होगा। मतलब ये नाइट्रोजन है, ये इसके साथ ऐसे साझा कर लेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, नाइट्रोजन का आज पूरा हो गया। और सेम वही काम हाइड्रोजन भी कर रहा है। हाइड्रोजन भी अपना 2 पूरा करने के लिए नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लिया और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे इसका उतना, जैसे मान लीजिए कि 2 लोग मिलके एक पेन को खरीदते हैं और उस पेन पे दोनों लोगों का इतना अधिकार हो कि वो दोनों के दोनों लोग बराबर बराबर उससे लिखें। सेम वही बात होती है सहसंयोजी बंध में। 2 तत्व अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं परंतु उन इलेक्ट्रॉनों पे दोनों तत्वों का समान रूप से अधिकार होता है। अब बात होती है कि ये कितने प्रकार का होता है। तो यदि एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है तो एक बंध कहलाएगा, उसको ऐसे दिखाते हैं। और 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उसे द्विबंध कहते हैं, ऐसे दिखाया जाता है। और 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो उसे त्रिबंध कहते हैं, ऐसे दिखाया जाता है। तो सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, यहाँ पे लिखे हुए हैं। सहसंयोजी बंध 3 प्रकार के होते हैं। फिर अगले प्रश्न को समझते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो यही संयोजी जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन की साझा कर रहे थे, उन्हें ही संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी बाह्य कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कोई परमाणु होगा, उसके बाह्य कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाएगा। फिर कह रहा है कि ठोस का बिना द्रव में बदले गैस में बदलना किस क्रिया का उदाहरण है। जैसे मान लीजिए कि कोई ठोस पदार्थ है और वो उसे गर्म करने पे वो द्रव अवस्था में नहीं बदल रहा है, सीधे गैस अवस्था में बदल जा रहा है, तो इस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की जो क्रिया होती है, ठोस से सीधे गैस में बदलना या गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदलना, मतलब बीच का जो इंटरमीडिएट उनका होता है उसमें नहीं आती है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है उसे ऊर्ध्वपातज क्रिया के नाम से जाना जाता है। और इसका उदाहरण जो है तत्व वो कपूर होता है और नवसादर होता है। कपूर को जलाया जाता है तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले ही ठोस अवस्था में, बिना द्रव अवस्था में बदले ठोस अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है। फिर उसके बाद बात करें कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका आधार क्या है, मतलब किस हिसाब से तत्वों को स्थान दिया गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोल्जे की आवर्त सारणी के नाम से भी जानी जाती है और उसका जो मुख्य आधार है वो परमाणु क्रमांक होता है। यानी तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा गया है। फिर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो क्षमता होती है, मतलब कोई तत्व कितना तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका विद्युत ऋणात्मकता उतना ही ज़्यादा होगा।
आवर्तसारी में सबसे जो मतलब ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है फ्लोरीन। फिर अगला क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन में कितना सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी 1 माइक्रोन कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन जो होती है वो होता है 1 म्यू बराबर 10⁻⁻6 मीटर है। अब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब हम इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 100 मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। और जब आधार बराबर होती है तो घातें आपस में जुड़ जाते हैं। जब घात को जोड़ेंगे हम लोग तो अब ये सेंटीमीटर में चला गया है, -6 + 2 ये क्या बन जाएगा, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, यानी 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। 1 नैनोमीटर, यहाँ समझिएगा, 1 नैनोमीटर हम एन से लिख दे रहे हैं। 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 10⁻⁻9 मीटर। अब फिर वही काम करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10⁻2 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा। अब 10⁻2 से जब हम लोग गुणा करेंगे तो अब ये सेंटीमीटर में हो जाएगा और क्या घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, यानी 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। फिर दूसरे प्रश्न में नाभिकीय दूरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो नाभिकीय दूरी मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे फर्मी के नाम से जाना जाता है, और एक फर्मी जो होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है। फर्मी का यूज अधिकतर परमाणु की त्रिज्या नापने में किया जाता है। दूसरे प्रश्न में कह रहा है पदार्थ का मात्रक क्या होता है। किसी भी पदार्थ का मात्रक जो होता है वो मोल होता है। पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है। पाइरोमीटर जो है वो एक तापमान मापने की इकाई है। जैसे आप लोग मतलब सुने होंगे कि डिग्री सेल्सियस पैमाने से मापते हैं, और फ़ारेनहाइट जो हम लोग बुखार नापते हैं वो फ़ारेनहाइट पैमाने से नापते हैं। तो इसी प्रकार से एक ये जो पाइरोमीटर है वो कोई मतलब मापने की एक मात्रक नहीं है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये जहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा होता है और विकिरण के थ्रू मतलब दूर से ही, जैसे अब ये जो कोरोना के टाइम में एक टेम्परेचर नापने वाली जो मशीन आई है वो मस्तक पे लगा के दूर से ही मेजर कर लेते हैं तापमान को, तो उसमें पाइरोमीटर ही होता है। तो पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है, तापमान को मापा जाता है। बहुत ज़्यादा तापमान को दूर से ही माप लिया जाता है विकिरण के थ्रू। फिर आगे कह रहा है कि सीमेंस किसकी मात्रक है। सीमेंस जो होता है वो विद्युत चालकता का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए में कितने क्षार होते हैं। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसमें जो क्षार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चारों क्षार का नाम होता है एडिनिन, एडिनिन को ए से लिख देते हैं, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। 4 प्रकार के क्षार होते हैं डीएनए में, एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। फिर कह रहा है डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डीएनए से डीएनए बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है, और डीएनए से आरएनए बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, और आरएनए से प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ समझिए डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। तो जो डीएनए से डीएनए बनाने की प्रक्रिया होती है उसे रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनाने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन के नाम से जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती है, जिस वजह से इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। फिर पौधों में पार्श्व ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो जो पौधे होते हैं उसमें पार्श्व ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शीर्ष विभाज्य ऊतक, जो क्या करता है, पौधे की केवल लंबाई को बढ़ाता हुआ चला जाएगा, उसे शीर्ष विभाज्य ऊतक के नाम से जाना जाता है। दूसरा होता है पार्श्व ऊतक, जो पौधे की मोटाई को बढ़ाता है। और तीसरा होता है अंतर्वेशी ऊतक। अंतर्वेशी ऊतक जो होता है वो घास वास में पाया जाता है, क्योंकि घास वास को आप जितनी बार काटेंगे फिर वो बढ़ जाता है। और यदि कोई बड़ा पौधा है, जैसे मान लीजिए कि आम का पौधा है, अगर आप उसको बीच में से काट देंगे तो वहाँ से वो ऊपर की ओर नहीं बढ़ता है, जिस वजह से मतलब आप उसका शीर्ष विभाज्य ऊतक को काट के जब ख़त्म कर देंगे तो वो पौधा बढ़ेगा नहीं। और घास जो होती है उसमें अंतर्वेशी होती है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक, क्योंकि हमेशा घास काटने के लिए लोग जाते हैं, घास काट के लेके चले जाते हैं, अगर उसका ऊतक ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो बढ़ेगा नहीं, पौधा वहीं का वहीं पे रह जाएगा। तो अंतर्वेशी ऊतक जो होता है वो घास उसमें पाया जाता है, मतलब छोटे पौधों में पाया जाता है, जिनको ये डर होता है कि आने वाले टाइम में कोई न कोई इसे काट देगा, तो ऐसे पौधों में अंतर्वेशी ऊतक होता है। और पौधे की मोटाई बढ़ाने के लिए केवल मोटाई बढ़ाने के लिए पार्श्व ऊतक होता है, और केवल लंबाई बढ़ाने के लिए शीर्ष विभाज्य ऊतक होता है। फिर कह रहा है कि ऊतक किसे कहा जाता है? ऊतक जो होता है एक जोड़ने वाली प्रक्रिया होती है। जैसे मानव शरीर में हड्डी जो होती है वो भी एक प्रकार का ऊतक है, मांसपेशी भी एक प्रकार का ऊतक है, और खून भी एक प्रकार का ऊतक है। तो ऊतक क्या होती है? जो 2 चीज़ों को जोड़ती है उसे ऊतक के नाम से जाना जाता है। तीसरा फिर कह रहा है कि हीमोग्लोबिन बहुत तेज़ी से किसके साथ क्रिया करता है? तो हीमोग्लोबिन जो मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत तेज़ी के साथ क्रिया करता है। अगर ये कभी भी कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आता है तो जो मतलब वुमेन जो होता है वो उसका दम घुटने लगता है, और यदि बहुत जल्दी से कार्बन मोनोऑक्साइड उसके पास से नहीं आता तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर कह रहा है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस जो हम लोग लोकेशन देखने के लिए जीपीएस का यूज करते हैं, उस जीपीएस का पूरा नाम पूछ रहा है। तो इसका नाम होता है ग्लोबल, जी से ग्लोबल, पी से पोजीशनिंग, एस से सिस्टम, यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। फिर कह रहा है कि सबसे तेज प्रिंट देने वाला प्रिंटर कौन सा है? ऐसा प्रिंटर जो बहुत तेज़ी के साथ प्रिंट करता है उसे लेज़र प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिखे हैं लेज़र प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आप लोगों का ख़त्म हुआ, और उम्मीद है कि ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो डेली आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं डेली आप लोगों को एक वीडियो ऐसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा, जिसमें आप लोगों को साइंस का 20 क्वेश्चन डेली मिलेगा। तो चैनल पे आप लोग लगातार बने रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों के पास पहुँचे जिन्हें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ताकि मतलब जो भी आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आप लोग अपना अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।